अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आज का दिन भी आपका बहुत 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 खूबसूरत गुजरेगा। तो जनाब आज भी मैं आपके साथ एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहती हूँ जो हम सबकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, मगर अक्सर हम उसे इतनी अहमियत नहीं देते हैं जितनी हमें देनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ वक्त के ज़िया की, वेस्ट ऑफ टाइम की। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि वक्त तो हाथों की रेत की तरह है और एक बार निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता है। सोचने की बात यह है कि क्या वाकई हम अपने वक्त की कदर कर रहे हैं क्या? ज़िंदगी में एक बार जो लम्हात गुज़र जाते हैं ना, उनको दोबारा हासिल करना मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपना वक्त सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसे ज़ाया ना होने दें। हमें अक्सर वक्त की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता है। कभी हम देर से काम शुरू करते हैं और कभी हम गैर ज़रूरी चीज़ों में लग जाते हैं या गैर ज़रूरी चीज़ों को पहले करना शुरू कर देते हैं और फिर दिन के आखिर में यही सोचते हैं कि यार आज कुछ भी हमने प्रोडक्टिव नहीं किया है। हकीकत यह है कि वक्त का जो ज़िया है ना, वो हमारी ज़िंदगी में नाकामियों का एक बड़ा सबब भी बनता है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट्स की मिसाल ले ली जाए तो आप हमारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी देखें। अक्सर तलबा और तालिबात से जो इम्तिहान से एक दिन पहले सारी किताबें खोलना शुरू कर देते हैं और फिर शिकायत ये करते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम था, इस वजह से हम तैयारी नहीं कर सके या फिर हम लोग अच्छे तरीके से कामयाबी नहीं हासिल कर सके। ये भी एक किस्म का वक्त का ज़िया है और जो मेहनत और मुनज़्ज़म अंदाज से बचाया जा सकता है। वक्त को मुनज़्ज़म अंदाज से इस्तेमाल करना कामयाबी की कुंजी है। हम अक्सर सुस्ती में अपना वक्त गंवा देते हैं। हमारी आदत कुछ इस तरह की बन चुकी हैं कि वक्त की कोई कदर नहीं की जाती है। हम मीटिंग्स में देर से पहुंचते हैं, अपने वादे पूरे करने में ताख़ीर कर देते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ आप बड़ी सिंपल सी एक मिसाल है कि हमारे यहाँ शादी ब्याह की जब तकरीबात का सिलसिला शुरू होता है तो शादी की आपको पता है कि टाइम लिमिट कम होती है तकरीबात की। तो शादी की तकरीब का वक्त 8 बजे का होता है, लेकिन जो हमारे मेहमान होते हैं वो रात को 11-10 बजे पहुंच रहे होते हैं या आना शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होते हैं बल्कि दूसरों के वक्त का भी ज़िया होता है। अगर हम अपने मुआशरती कामों को वक्त पर अंजाम देना सीख लेना तो यकीनन हम बहुत सारा अपना जो कीमती वक्त है जो हम कहीं और सर्फ कर सकते हैं वो बचा सकते हैं। इसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप अपने दिन का एक चार्ट बनाएं, सुबह के वक्त का सही से इस्तेमाल करें। हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए और जब वो वक्त आ जाए तो वो काम शुरू करें और जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी भी नहीं छोड़ना है। और ये बहुत अहम असूल है और यही कामयाब ज़िंदगी का एक राज भी है। अल्लाह ने हमें एक महदूद वक्त दिया है और उसे बेहतर तरीके से गुजारना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे ही अपने हाथों में। तो जिस तरह रेत हाथों से निकलती जाती है, फिसलती जाती है और दोबारा से वो हाथों में नहीं आती है, इसी तरह जो लम्हात जो वक्त गुज़र जाता है वो दोबारा से आप उसको नहीं जी सकते हैं। जो गुज़र गया है वो गुज़र गया है, आप उस लम्हे को दोबारा से वापस नहीं लेके आ सकते हैं। तो इसलिए ये वक्त की घड़ी बहुत जल्दी चलती है। जो वक्त की सुइयाँ हैं, हमारी ज़िंदगी के वक्त की सुइयाँ बहुत जल्दी चलती हैं। ये दोबारा से उस टाइम पर वापस नहीं आएंगी जो टाइम गुज़र चुका होता है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ कर अपने वक्त का इस्तेमाल करें। वक्त बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव होता है। किसी को देने के लिए भी ना आपके पास वक्त है तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होती है कि आप अपनी सारी चीज़ों में से निकाल के, हमें लगता है कि इसकी कोई वक़्त नहीं है, ये बेवक़्त चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि वक्त सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है अगर आप किसी को देते हैं तो। लेकिन फिर भी अपने वक्त का बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल करें क्योंकि ये जो वक्त गुज़रा है ये वापस नहीं आना है। तो इसको प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें, इसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वक्त क्या काम करना है और किस काम को कितना वक्त देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आज का हमारा पैगाम था।
और अभी प्रोग्राम में हमने आगे बढ़ना है। जनाब, इंसानी ज़हन और इसकी नफ्सियात इस कदर पेचीदा है कि छोटी से छोटी चीज़ भी ना हमारे जहन को मुतासर करने की ताकत रखती है अपने अंदर। मुख्तलिफ़ रंग हमारी नफ्सियात पर असरअंदाज होते हैं। कहते हैं कि रंगों को इंतखाब में ना एक जादुई सी ताकत होती है जो कि हमारे अमल से ज़ाहिर भी होती है। और क्या वाकई ऐसा होता है? आज हमने इस पर बात करनी है। और वैसे भी मिसाल के तौर पर देखा जाए तो मोहब्बत के इजहार के लिए आपको पता है यहाँ तो रेड, यहाँ पर पिंक कलर जो है वो देखा जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। गुलाबी रंग अच्छी सेहत के इजहार के लिए भी होता है। ज़र्द रंग हमारी अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। यानी मुख्तलिफ़ रंग ना सिर्फ हमारे जज्बात की तर्जुमानी में मदद देते हैं बल्कि हमारी जो हार्ट बीट और उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है ना उसको भी कम करने में मदद देते हैं। काला रंग आपने सुना होगा कि अक्सर ये पुरअसरार जो चीज़ें हैं ना उनकी तर्जुमानी करता है। और सफ़ेद रंग खुलूस व मासूमियत का रंग होता है। हम ये भी देखते हैं कि जो सब्ज़ रंग होता है ना वो हमारा स्ट्रेस कम कर सकता है और इसीलिए सब्ज़ रंग के कुदरती मनाज़र देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो रंगों की दिलचस्प कहानी के मुतालिक हमने बात करनी है। सिर्फ ये नहीं कि जो हम कलर देख रहे हैं या हम कलर्स पहन रहे हैं सिर्फ उनका ही हमारे जहन में या हमारी सेहत के ऊपर असर होता है, बल्कि जो हम कलरफुल चीज़ें खा रहे होते हैं अपने खानों में, जो चीज़ें या कलर्स ऐड ऑन करते हैं उसका कितना असर होता है, हमने उस पर भी बात करनी है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में डॉक्टर हिबा उस्मान मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बस आपको पता है आजकल वायरल चल रहा है तो वो गले को पकड़ा हुआ है उसने तो, लेकिन खैर साथ साथ हम ग्रीन टी भी पी रहे हैं कि गले को थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट्स मिले। लेकिन आज हमने बात करनी है रंगों के हवाले से कि रंग जो है या कलर्स जो है ना हमारी ज़िंदगी को किस तरह मुतासर करते हैं, किस तरह असरअंदाज होते हैं। तो इसी से शुरू करते हैं कि किस तरह के कलर्स वो चाहे डाइट में हम लोग इंक्लूड करें, फूड में इंक्लूड करें या फिर ओवरऑल हमारी ज़िंदगी को किस तरह मुतासर कर रहे होते हैं। अगर हम अगर इस तरह करें कि जब छोटा बच्चा होता है, हाँ। कलर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है अगर मैं बताना चाहूँ। जब छोटा बच्चा होता है, जब हम उसको डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स की मील उसकी प्लेट में रखते हैं तो वो अट्रैक्ट करती है। जैसे कि रेड कलर जो है मोस्टली एपेटाइट को इन्हांस करता है, स्टिमुलेशन के तौर पे काम करता है। तो वो रेड चीज़ को सबसे पहले बच्चा कैच करने की कोशिश करेगा, तो पकड़ता है, वो खाने की कोशिश करेगा। उसको वो भूख लगती है, अगर बच्चे को या किसी को भी भूख लगती है तो पहले ब्राइट कलर्स की तरफ, जैसे ब्राइट कलर्स में रेड कलर में रेड आ जाता है, येलो आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है। तो रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर, ये तीनों कलर्स में अगर हम फूड की बात करें तो रेड कलर में जैसे एप्पल हो गया, एप्पल है, कैरेट हो गए, अनार है, पोमीग्रेनेट है। उसके बाद बेरीज फैमिली में रेड वाली बेरीज जो होती हैं, ब्लू बेरीज जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब रेड कैटेगरी में जो है। तो ब्लूबेरीज हमारी पर्पल में भी आती है ना, हाँ। रेड जो है रेड में भी आती है, चेरीज जो होती हैं वो हमें। अब येलो में अगर आप देखें, येलो और ऑरेंज में तो जैसे ऑरेंजेस हैं, ऑरेंज, और ये वो कलर्स हैं, इनमें कलर्स फूड्स हैं जिनसे आपकी एक तो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि इम्यूनिटी भी इन्हांस होती है, आपको एपेटाइट भी यानी कि भूख भी लगती है, और आप मतलब फ्रेश इन सेंस कि आपको जब भूख लगेगी ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन और आपका स्टमक एक्टिव रहेगा, आपको एक सूदिंग इफेक्ट आएगा। तो कलर कम्बिनेशन फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। कुछ लोग इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर हम फूड चॉइस के कलर्स रखें बच्चों के सामने भी तो वो उसको बहुत अट्रैक्टिवली खाते भी हैं और मील उनका इंजॉयबल हो जाता है। अगर हम देखें ग्रीन कलर में, अगर हम काउंट करें तो ग्रीन में बहुत सी सारी वेजिटेबल्स जो आती हैं, हाँ। तो देखें उसको खाने के बाद आपको एक बड़ा काम और रिलैक्स और फाइबर क्योंकि आपके अंदर जा रहा होता है, आपका स्टमक गट हेल्थ बहुत अच्छी हो रही होती है। तो देखें हर चीज़ को बॉडी में इक्वल अमाउंट में डाल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी चीज़ से अपने आप को निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। अपनी डाइट में हर चीज़ स्मॉल पोर्शन से हमने लेनी है। उसको आप कलर थ्योरी के तौर पे ले लें कि अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में मैं
मैंने आज एप्पल खाया, कल मैं ऑरेंज खा लूँगा या खा लूँगी, यानी कि अपनी फ्रूट्स की कैटेगरी को कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप याद रखें तो आपको याद रह सकते हैं कि अगर मैंने रेड कलर का कोई फ्रूट खाया तो मैंने ग्रीन कलर की वेजिटेबल खाई है, मैंने येलो कलर में अगर आप देखें तो एग योक खाया है, उसमें विटामिन डी होता है। तो ये चीज़ें अगर आप काउंट करें, हमारा मकसद है लोगों को अवेयरनेस देना है, एजुकेट करना, क्या ये फूड्स आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आप इनको निगलेक्ट करके फास्ट फूड, आपने नोट किया होगा जितने भी ये फास्ट फूड्स वाले हैं वो येलो कलर बहुत ज़्यादा अपने ब्रांडिंग में, क्योंकि ये एपेटाइट, ये एपेटाइट को कि भूख लगी है तो आपको अट्रैक्ट होती है वो चीज़, वो आपको हर उनकी ब्रांडिंग में वो येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके, क्यों? क्योंकि वो हाईलाइट करता है कि वो आपकी एपेटाइट है, स्टिमुलेशन है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में कि अगर आप फूड से रिलेटेड उसको करें। मतलब ओवरऑल आपकी लाइफ को ये ना मुतासर कर रहे होते हैं, सिर्फ अगर आप फूड को मद्देनजर रखें या बाकी अगर चीज़ें देख लें। जो माएँ जो है ना ये कंप्लेन करती हैं कि हमारा तो बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, कुछ खाता ही नहीं है, तो उनकी प्लेट जो है इतनी एपेटाइजिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चा अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। अट्रैक्ट, देखिए बच्चों को कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, बच्चों को वो कलर्स के लिए वो उस कलर्स पे हाथ डालते हैं और वो फिर सबसे पहले उनके मुंह में जाता है। हम देखोगे वो हैबिट है बच्चों की, जो चीज़ उन्होंने उठानी है वो सबसे पहले मुंह में डालनी, तो वो डार्क कलर्स को पहले जो है ना पकड़ते हैं। जब भूख लगी होती है फटाफट वो डार्क कलर्स की तरफ मतलब उनका हाथ जाता है कि वो पिक करके खाते हैं। बच्चों का पॉइंट ये है कि मांग करती है कि वो बच्चे मानते नहीं है, खाते नहीं है सुबह के टाइम, लेकिन वो पॉइंट ये लहदा आ जाता है कि बच्चों की प्लेट अच्छी बनी हो। जैसे नगेट्स एक स्क्वायर शेप में भी होते हैं, स्टार शेप में अगर नगेट्स बना कर देते तो बच्चे और अट्रैक्ट होते हैं, ये स्टार है, ये स्काई है, ये मून है, तो वो बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि हम ये खा रहे हैं। शेपर्स बिल्कुल ऐसे कटर्स इतने आए हुए हैं, आप उनके साथ बना सकते हैं। मदर ने मुझे कहा ये फ्राई एग नहीं खाता, अच्छा, तो मैंने कहा कि वो शेपर मिलता है हार्ट वाला, स्टार वाला, आप उसमें बनाकर उसको दें और वो खाने लग गया वो। मतलब बच्चों की साइकोलॉजी है ना एक बहुत ज्यादा कि वो मतलब बच्चे हर चीज को एक हर रोज एक चीज रिपीट नहीं कर सकते वो, उनको नई चीज चाहिए। तो यही मैं आपको कह रही हूँ, जब आप बच्चों की डाइट में रेड, येलो, ऑरेंज फ्रूट्स ऐड करेंगे डेली, उनको वो आदत पड़ जाएगी। इसी तरह ब्राउन, अगर मैंने कहा ब्राउन कलर के फैट्स यानी कि नट्स, आलमंड्स, नट्स हैं बहुत, जैसे आपने देखा होगा कोकोनट है, वो बच्चों के डाइट ब्राउन है, वो ऐड करें, वो ब्रेन डेवलपमेंट के, हेयर के लिए, स्किन के लिए, आईज के लिए बहुत चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बच्चे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ नहीं आते, बड़े भी नहीं आते, बड़े भी नहीं आते, बड़ा मुश्किल होता है। तो वो ये ऐसा ये समझ लें कि हम मेडिसिन अगर जब हमें लग जाती है तो हम उसके ऊपर बहुत पंचुअल हो जाते हैं खाने के लिए। अगर हमने मेडिसिन से बचना है तो हम डेली रूटीन में ये, अच्छा ये फूड थ्योरी का हम बड़ा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर हम फूड थ्योरी समझा दें तो पेरेंट्स जो है ना उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ कर ना अपने 7 डेज़ का प्लान तैयार कर लेते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। लेकिन कुछ जो नहीं समझते वो नहीं समझते, वो कहते हैं फूड कॉन्सेप्ट जो है ना, कलर कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, बच्चों की अपनी चॉइस है। बड़ों के भी यही है, बड़े भी आपने देखा होगा सैलेड में अगर टमाटो ना हो, ब्राइट कलर का कुछ सैलेड में अगर टमाटो ना हो तो वो अपीलिंग भी नहीं लगता है, वो ऐसे आपकी आंखों को देखिए। मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि जो चीज देखने में खूबसूरत नहीं लगे उसका टेस्ट भी मजे का देखने में वो अगर 100% ले गए तो खाने में ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगेगा। तो बच्चे भी ये बहुत इस चीज को ट्रिकी हैं और बड़े भी हैं। आप खाने की मेज पे अगर आपने गार्निश बहुत अच्छे तरीके से की चीज की है, सबसे पहले कोई भी चीज है, कोई भी डिश है ना, आंखें Exactly. आप खाना तैयार करते हैं उसके ऊपर हम गार्निश करते हैं, धनिए की गार्निश करते हैं, वो ब्राइट कलर है, ग्रीन कलर। एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ एक धनिए की गार्निशिंग या वो जो ग्रीन चिलीज होती हैं उसकी गार्निशिंग या वो कर देते हैं, उससे ही इतना ज्यादा वो एनहांस हो जाती है, और वो खूबसूरत है, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, तो वो खाने में इंसान की खुद की एपेटाइट बढ़ जाती है कि अब मैं खाऊं इसको। लेकिन एक खाना जिसपे कुछ नहीं गार्निश हुआ और वो ऐसे लेकर आकर आपके सामने पड़ा हुआ है। आरो नोट किया कि रेड कलर की बात करें, जिस खाने के ऊपर तरी होती है रेड कलर की, वो बड़ी खूबसूरत लगती है। वो खाने में बहुत अट्रैक्ट करती है। कि रेड कलर की बात करें कि रेड कलर एपेटाइट का दिल करता है कि यार अब ये खाई जाए, तो मोस्टली ये कलर नुकसानदेह भी तो कितनी होती है, मसला भी है। बात नहीं है कि कलर कॉम्बिनेशन, कलर थ्योरी क्या है बेसिकली, कि रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, आज हमारा मेन टॉपिक ये है कि रेड कलर्स के ऊपर फूड को किस तरह, जैसे मैंने अगर सालन की बात की, बहुत सी लोगों की साइकी है कि जिसके ऊपर रेड कलर की तरी आती है उनको समझते हैं कि बहुत खूबसूरत और बहुत मजे का खाना वो बना होगा। साइकी बन गई है ना, क्योंकि वो ब्राइट है
और एक जिसके ऊपर तरी नहीं आ रही होती, हालांकि वो टेस्ट बहुत मजे का होगा, लेकिन वो नहीं आ रहा तो उनको वो लगता है कि बस ये इसको तो टच ही नहीं करना। तो वेज सैलेड बॉक्स में भी अगर जिसमें रेड बीन्स आप देख रहे होंगे, रेड बीन्स जिस सैलेड में होगा या ब्राइट कलर का कोई सैलेड होगा, वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो सब और एपेटाइट को वो एनहांस करते हैं उनके। तो इस तरह कोशिश, मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपने एक बाउल तैयार किया तो उसमें हर चीज़ हो, हर चीज़ पोर्शन के, यानी कि ग्रीन लीफी भी हो, रेड कंटेंट भी हो, बेल पेपर आपको पता है कि और येलो भी मिल जाती है, ग्रीन भी मिल जाती है, रेड भी मिल जाती है। हाँ। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी डालें और नट्स भी डालें उसके ऊपर, सैलेड के ऊपर। तो वो आपका एक फुल ऑफ मील मिल जाता है आपको कि आप सैलेड खा लें। बच्चे तो नहीं ना सैलेड खाएंगे, उनके लिए क्या हो सकता है? कलरफुल, जैसे वो ऑब्वियसली कलर्स के साथ खेलते हैं, रेनबो कलर्स होते हैं सारी चीजें, तो वो इन चीजों को ज्यादा बॉइल्ड वेजिटेबल्स बच्चों को जैसे आप ग्रो कर, इस साल के बाद बच्चा जो है ना ईटिंग सॉलिड फूड खाने लग जाते, च्यू करने लग जाते, तो उनकी जो प्लेट है ना वो आपने जैसे मटर होते हैं, पीस, वो डालें, आलू डालें, कैरेट डालें, तो रेड है कैरेट अट्रैक्ट करती है। और इसी तरह छोटे छोटे बॉईल करके चीजें जो है ना उनके सामने रखें, वो खाते हैं, पिक करते हैं, बेशक वो मुंह से निकाले लेकिन उनकी आदत बन जाती है और ब्राइट कलर्स को पिक करके खाने की। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप फूड में कलर चॉइस का थोड़ा ख्याल रखें, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। बड़े भी थोड़े, आप देखें जितना 50 ईयर्स के बाद जो भी बुजुर्ग हज़रात है वो जरा खाने को बहुत मतलब चूजी हो जाते हैं और लाइट खाते हैं और सैलेड्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए ये कि अट्रैक्शन बहुत मैटर करता है। हाँ, उनके लिए हमें लगता है कि बहुत ही सादा गज़ा की तरफ उनको लेके जाना है, लेकिन उसमें भी आप अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में देखें, एक पोर्शन पूरा, एक जो सलाद का पोर्शन उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया होता है और वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है। अच्छा हिबा, अब ये मुझे बताएं फिर, जैसे हम बच्चों के हवाले से, क्योंकि आपने सही कहा कि बुनियादी बेहतर होगी, मजबूत होगी, तो आगे आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। लेकिन अब जैसे बड़े बुजुर्गों की भी हम बात करें तो उनमें किस तरह, उनकी तो वैसे ही कहते हैं कि जी सादा, बहुत सादा ग़िज़ा होनी चाहिए, नमक मिर्च लाइट होनी चाहिए, उनको दलिए पे शिफ्ट कर दें, उन्हें बाकी चीज़ों पे लाइट ग़िज़ा पे। तो उनमें कैसे इन्हांस हम कर सकते हैं चीज़ों को, कलरफुल कैसे कर सकते हैं? देखिए, उनका भी आप 7 डेज़ का मील प्लान तैयार करें। एक दिन दलिया, रोज़ तो कोई भी नहीं दलिया पसंद करेगा, वो भी इंसान है, उनके भी टेस्ट बर्ड है। अगर हम पहले से ही उनको इस चीज़ों पर ले आएँ तो वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना ही भूल जाएंगे, क्योंकि उनको, आप देखो 50+ लोगों को फूड लव होता है, उनको खाना खाने से प्यार होता है, वो ही हम छोड़ देंगे तो वैसे ही वो बीमार हो जाते हैं। तो हमने उनका मील सेट करना होता है 7 डेज़ का, कि अगर 2 दिन उन्होंने दलिया खा लिया, 2 दिन स्क्रैम्बल एग ले लिया उन्होंने वेजिटेबल्स के साथ, 2 दिन आप, एक दिन उनको चीट बना दिया, ये पराठा ऐड कर दिया 1 टीस्पून देसी घी में, एक दिन उनको जो है ना कहा कि आप रस चाय ले लें। तो ये 7 डेज़, जब ब्रेकफास्ट की बात करी, प्री ब्रेकफास्ट में एक दिन उनको एप्पल ऐड कर दिया, ऑलमंड ऐड कर दिए, प्री ब्रेकफास्ट में कभी उन्होंने योगर्ट ले ली, कभी पुडिंग ले ली। तो ये चीज़ें, ये मल्टीपल, ये वैरायटी होगी ना। उनके बाद फूड कलर्स की वैरायटी होगी। जैसे अगर आपने दलिया भी दिया उन्हें, तो खाली दलिया एक पकड़ा देंगे तो वो देखने में ही अजीब सा लग रहा होता है। उसके ऊपर गार्निश करें आप, ऑलमंड्स डालें, उसके ऊपर फ्रूट डालें, एप्पल डाल दें, उसके ऊपर जो भी सीजनल फ्रूट है वो डालें, उसके ऊपर जो है ना आप बेसल सीड्स की 1 टेबलस्पून जो आपका सोक किया हो वो डालें, ब्लैक कलर वो भी इन्हांस करता है। तो ये ड्रेसिंग अच्छे तरीके से आपने करके प्रेजेंट किया हो अपने फादर को या मदर को, तो वो अच्छे तरीके से उसको खाने में भी उनको मज़ा आ रहा होगा। बहुत से ओट मील्स हैं जिनमें हम एग भी गार्निश करवा कर जो है ना, बॉयल एग करवा के, वो येलो और वाइट की कम्बिनेशन में बहुत नीचे डेट्स डाल के, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट को, आपके घर में माँ बाप जो है ना, लेकिन अगर लिमिटेड अमाउंट में आपने 1 खजूर डाल दिए, 1 अंडा डाल दिए, तो ये तो ये एक्सेप्टेड है, ये उनकी नीड बन जाती है अगर वो मेडिकेशन में भी है। क्योंकि पोटाशियम भी होता है, नट्स वगैरह के जरिए उनके हेल्दी फैट्स भी जा रहे होते हैं, तो ये हमने डाल। अब वो ब्रेकफास्ट ही अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो वो तो वैसे उनकी फ्यूल ही पूरा अच्छा चलेगा। हाँ, बड़ा लेथार्जिक और लो गुजरता है। और वो देखिए, कहते हैं ना, बुजुर्ग जो हो जाता है वो बच्चे के ही रिजेंबल देने लगते हैं। तो जब आप उनको पैम्परिंग नहीं करेंगे, आप उनको प्यार से नहीं प्रेजेंट करेंगे कोई चीज़, तो जाहिर सी बात है उनका तो दिल नहीं करेगा वो चीज़ खाने को। इसी तरह अगर मैं स्क्रैम्बल्ड एग की बात करें तो आप उसको भी इन्हांस कर सकते हो, उसमें डिफरेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल के, जैसे धनिया, आप ग्रीन अनियन डाल के, टमाटो डाल के उसको ऑमलेट बनाना, एक सिंपल स्क्रैम्बल्ड एग, हाँ जी, कैप्सिकम डालें, एक सिंपल आपने
ऑमलेट को सामने रख लें और एक वो ऑमलेट जो आपने वेजिटेबल्स डिफरेंट आपका जो देखने में आपको एक बड़ा कलरफुल लग रहा है लगे, हाँ, और उसके ऊपर कॉटेज चीज या लो फैट चीज जो भी है वो डालें तो आपका एक मील तैयार हो जाए। आपने उनको कार्ब से रिस्ट्रिक्ट करना है या सीरियल से रिस्ट्रिक्ट करना है, तो आपको इस चीज़ का नो हाउ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मदर और फादर भी एक हेल्दी लाइफ गुजारें, एक इंजॉयबल लाइफ गुजारें, क्या 50 के बाद उनको खाना मना नहीं, उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दें ताकि जिसमें उनकी हर चीज़ कैलकुलेटेड हो, हर चीज़ अमाउंट में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, कि आपको पता हो कि इतना मैंने दे दिया, अब दोपहर में मैंने ये देना है। आप इस चीज़ का नॉलेज करने के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा, यूट्यूब बढ़ा हुआ है, आप खोल सकते हैं, नहीं तो आप किसी अपने कंसल्टेंट से पूछें कि मैं चाहती हूँ, या एक मील प्लान तैयार करें अपने पेरेंट्स के लिए 1 मंथ का कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो मैं उनको क्या वैरायटी ऑफ फूड ऐड कर सकती हूँ। हम लोग इसीलिए बैठे हुए ना, हम लोग यही बताने के लिए बैठे हैं कि वी आर देयर फॉर यू, कि हम उस प्लान को किस तरह ओबे करवाएं कि उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल है, वो हाइपरटेंशन भी, यूरिक एसिड भी कंट्रोल है। अब एक चीज़ जो आपने खुद डिज़ाइन की और एक चीज़ जो हमने डिज़ाइन करके दी हो, यही फ़र्क होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल हमने उनकी डाइट के मुताबिक आपको कहा 2 अंडों की सफेद प्रोफेशनल का एक अपना तो 2 एग वाइट और एक होल एग, 2 होल एग, तो वो डिफरेंट प्रोटीन आपको दे देते हैं ना। तो यही चीज़ हमने काउंट करनी होती है कि जिसमें आपके एज लोग मदर और फादर हैं वो भी खुश हो जाएं और आप भी उनके मील प्लान को पूरा ओबे करवा सकें ना। अब दोपहर की अगर बात करें तो सैलेड का इस्तेमाल उनको करवाएं, जिनको प्रोटीन का ज़्यादा इशू होता है यूरिक एसिड का जिनको, तो उनको प्रोटीन, लीन प्रोटीन पे ले हैं। अगर वेट ज़्यादा है तो प्रोटीन डालने की ज़रूरत है, अगर वेट ज़्यादा नहीं है तो आप खाली वेजिटेबल्स का जिस तरह बाउल तैयार होता है उसमें कोई फ्रूट ऐड कर दें, फ्रूट वेजिटेबल बाउल भी बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं। योगर्ट इस्तेमाल करवाएं, योगर्ट को बहुत मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें तुख मलंगा इस्तेमाल करवाते हैं, वो थोड़ा सा ब्लैक सा योगर्ट में आ जाता है, या जीरा या ग्रीन चटनी का इस्तेमाल करवाते हैं रायते के तौर पे, इस्तेमाल होता है, वैसे भी लोग खाने से पहले भी खाते हैं। तो ये चीज़ें दही प्लेन रखने से बेहतर है कि आप उसको थोड़ा सा इन्हांस करके रखें, वो भी अट्रैक्ट करती है आपको ना फूड में। तो कुछ फूड मील प्लान्स होते हैं जिनमें अगर आप पेशेंट को नहीं, आम रूटीन में भी रूटीन में आपने खुद भी अगर अपनी एपेटाइट अच्छी करनी है तो आप वो ये सारी चीजें आपके टेबल पे लगी हो, सजी हो, तो इतना खूबसूरत लगता है आपका डाइनिंग टेबल। ऐसी है। और डाइनिंग टेबल पे जारी बात है इकट्ठे बैठ, और बच्चों के लिए यही है कि इकट्ठे बैठ कर छोटे बच्चों को, क्योंकि उन्होंने आपसे सीखना है, जो चीज़ आपने पिक करनी है वही चीज़ उन्होंने पिक करनी है, ठीक है। तो खाना जो 3 सॉलिड मील है, कोशिश करें वो अपने फैमिली के साथ बैठ कर खाएं, बच्चों को सामने बिठा कर खाएं, क्योंकि बच्चों ने आपसे सीखना है कि वो क्या खाना है, उन्होंने नहीं खाना। हम अकेले बच्चों को फूड खाना खिला देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा दिल नहीं कर इंटरैक्ट कर एक दूसरे के साथ। बहुत कॉमन सी बात है, मेरे बच्चे के सामने बैठकर करेले खा रहे हैं और वो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि बहुत मजे का, हालांकि वो कड़वा है थोड़ा सा, होता है ना थोड़ा बच्चे, लेकिन वो उनके फेस एक्सप्रेशन से उसको लगता है कि ये तो बहुत मजे का है। ये बच्चों की साइकी है फूड से रिलेटेड, कि आप उनके सामने बैठकर जो है ना खाएं फूड, तो लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करें बहुत मजे का, तो वो समझते हैं शायद ये वाकई मजे का, मेरे टेस्ट बर्ड नहीं ठीक। अच्छा। तो बच्चों की साइकी होती है, तो कोशिश करें बच्चों को अपने साथ अटैच रखें मील प्लान्स के, मतलब जब आप खाने की मेज पे बैठे हैं तो अकेले उनको खाना ना खिलाएं, उनको बुजुर्गों के साथ बैठा कर या बड़े माँ बाप अपने साथ बैठा कर, एटलीस्ट सारे दिन में आप इतना टाइम अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं कि बच्चों को आप, फिर आप कहते हैं कि बच्चे हमारे साथ अटैच नहीं होते हैं, हाँ वो खाते नहीं है, उनको ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। जब आप सब कुछ खा रहे हैं तो वो जाहिर बात है उन्होंने आपसे सीखना है, वो ग्रूम हो रहे हैं, वो आपसे सीखो, उनको नहीं पता। बात ये है कि आजकल की माएँ शायद बहुत ज़्यादा ही एफर्ट करने में घबराती हैं, या कहती हैं कि हम लोग मसरूफ़ ही बहुत है, कामकाज ही बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से भी कहती हैं कि बच्चों के ऊपर हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। देखिए मैंने मुनीबा यही बात की है कि खाना तो खाना है ना, खाना अलहदा बैठा कर उसको खिलाना है, खाना इकट्ठे बैठ कर भी खाना है। तो इकट्ठे बैठ कर प्लान करने में क्या इशू है, मतलब आप अपने दादा दादी के साथ बैठा कर, नहीं है कोई किसी के दादा दादी, तो खुद बैठ जाए, मदर खुद बैठ कर अपना खाना उसी वक्त खाएं कि जब बच्चे खा रहे हैं। ये ना कि बच्चों का बचा हुआ खाना आप बाद में खा रहे हो, ये बहुत माओ में कॉन्सेप्ट है, मैं जरा ये सारा बच जाएगा तो एंड पे खाऊंगी। तो उनके साथ बैठकर जरा ईटिंग हैबिट को अपनी भी अच्छी करें, जैसे आप खा रहे हैं वैसे उन्होंने आपको कैच करना है। तो ये आज हमने कलर्स थेरेपी के हवाले से बात की है, और कलर फूड ग्रुप्स के हवाले से कि जिस तरह के कलर्स आप देखेंगे ख़ासतौर पर फूड ग्रुप्स में, उस तरह आपकी एपेटाइट बढ़ेगी, और कौन कौन से रंग आपकी एपेटाइट को बढ़ाते हैं, बच्चों के लिए कौन से अच्छे हैं जो अपीलिंग हो सकते हैं, बुज़ुर्गों के लिए किस तरह वैरायटी आप लेकर आ सकते हैं, उस पर हमने बात की। हमारे साथ डॉक्टर हिबा उस्मान मौजूद थी स्टूडियोज़ में। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ शहर लाहौर के हवाले से बात करनी है। और जिस तरह जून ये मौसम गुजरता जा रहा है, सितंबर का महीना है और जैसे ही सितंबर गुजरता है आपको पता है कि मौसम हल्का फुल्का चेंज होना शुरू हो जाता है, सर्दी खुनकी महसूस होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है और एक बहुत बड़ा मसला जो जन्म लेता है वो ये है कि स्मॉग की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा अबतर हो जाती है। और स्मॉग मुज़र सेहत भी है हमारे लिए। और ख़ास तौर पर जो एक फ़ैक्टर देखा जाता है स्मॉग के बढ़ने का वो है हमारा जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है, ट्रैफ़िक का इज़्दिहाम जो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक शहर लाहौर में बढ़ती जा रही है, बेतहाशा ट्रैफ़िक है। और जिसकी वजह से सिर्फ़ कहा यह जा रहा है कि शहर के जो 65 टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो स्मॉग का सबब बन रहे हैं। इस हवाले से कुछ प्री स्मॉग इक़दामात हैं जो ज़िले इंतज़ामिया उठा रही है और इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी पेश की गई है वज़ीर आला को। और उस रिपोर्ट्स में काफ़ी इंकशाफात हुए हैं। कुछ रूट्स ऐसे हैं जिनको चॉकिंग पॉइंट्स कहा गया है जो स्मॉग का बाइस बन रहे हैं, उनके हवाले से इक़दामात उठाए जाएंगे। एक और ख़बर है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है वो ये है कि शहर लाहौर में पहली बार जो है वो वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेडी मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने मॉडल रेडी का डिज़ाइन भी मंजूर कर लिया है और पहले फ़ेज़ में ये बताया जा रहा है कि 19 मकामात पर 1000 रेडियाँ लगाने की हिदायत जारी की गई हैं। तो इसमें क्या क्या अपडेट्स हैं और कब से ये जो मॉडल रेडी का निज़ाम है ये जो लागू होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इस पर हमने बात करनी है। तो ये दो आज की ख़बरें हैं जिनको हमने आज रिज़ॉल्व करना है ख़ास तौर पर, या किस तरह इनको किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि चीफ़ रिपोर्टर हैं। इमरान साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब सबसे पहले तो ये स्मॉग की फ़रियत जो कि जन्म ले रही है, बल्कि आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमें जो सुबह पता चला है आज शहर लाहौर पहले नंबर पर फॉल कर रहा है। तो ये सर्दियों की सूरत हाल नहीं रहती, गर्मियों में भी जो आलूदगी है वो बढ़ती जा रही है। तो इसमें देखा जाए तो जो ट्रैफ़िक का इज़्दिहाम है उसका कितना % शेयर है? मुनीबा सिर्फ बहुत शुक्रिया आपका। अब ये 4 से 5 महीने ये सब्जेक्ट आपके पास आता रहेगा किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी सूरत हाल को देखते रहना आपने, क्योंकि आज आपका भी गला ख़राब है। मुझे लगता है कि स्मोग ने जो है ना आपको भी, स्मोग ने मुझे भी इफेक्ट कर दिया। अच्छा, मैं इसको पॉजिटिव साइन में लूँगा। देखिए नेगेटिविटी तो साथ साथ चलती है। हाँ जी। देखिए लाहौर जो है वो चाहे स्मोक का शहर बन गया है, लोग लाहौर में रहना पसंद करते हैं। नहीं वो तो है, अब कहाँ जाएं बेचारे लोग छोड़ के लाहौर। पहले तो लाहौर में बसना बड़ा मुश्किल काम है, इतनी महंगाई वाला शहर बड़ा मुश्किल है। तो लाहौर से जाना, लाहौर दिल में बस सकता है। तो लाहौर के लिए अगर हम सबको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो फिर ये आने वाले शहर में जो है बीमारियों का शहर बन जाएगा। तो लाहौर से प्यार करना चाहिए, सबको मोहब्बत करनी चाहिए, अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। अब मौजूदा सूरत हाल में ये 65 ट्रैफिक जो है चोकिंग पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है तो ये पॉइंट्स बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। जैसे ही मानसून आता है तो 22 और पॉइंट्स बाहर आ जाते हैं। रवायती सिस्टम ही हो गया है, जैसे कोई रबीउल अव्वल आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, ये तमाम लाहौर की अगर आप मुझसे पूरे साल की डेट से ले लेंगे मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता जाऊंगा कि कोई ऐसा इवेंट आता है तो उसमें डेंगू का सीजन आ जाता है। हाँ। उसके बाद जो है वो आजकल पोलियो की सूरत हाल जो है वो सामने है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये तमाम 4, 5, 6 जो रवायती सूरत हाल है ना, ये इनकी मॉनिटरिंग में लगी रहती है, ये सारा साल चलाते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर रिपोर्ट्स ऐसे पेश करते हैं जैसे पता नहीं हमने क्या क्या किया है। अब कह दिए तो करे ना। हाँ वही बात है ना। 65 चोकिंग पॉइंट्स ये तो देखें काफ़ी देर के होंगे, जियो फेंसिंग की गई, उसका सामने मैपिंग के साथ सीएम की टीम ने ये निकाले हैं 10 पॉइंट्स अलग से। अच्छा। कि आपका ये वाला पॉइंट नासिरबाग पॉइंट जो है यहाँ पे चौक होती है ट्रैफिक, उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा जो है इंडेक्स जो है वो क्वालिटी इंडेक्स जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अब तो आप कहेंगे जी लाहौर दुनिया में पहला शहर है स्मोक का, तो ये आपकी 5-6 महीने यही सूरत हाल रहनी है। आज देखें अभी तो सर्दियां आई भी नहीं, आज पहला नंबर है। आप 15 दिनों से ना मेरी आंखों में ना इतनी शदीद दर्द हो रही है कि रात को मैं खुद गया हूँ डॉक्टर के पास, उससे मैंने कहा है, तो कहता आप तो लेट आए हैं, ये तो इस तरह के मरीज तो रोजाना आने शुरू हो गए हैं। बस ये स्मॉग का सीजन आ गया ना। अब वही प्रॉब्लम आ गई ना कि अब जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, नमी जो है मौसम में है, हवा चलती है, वो आंखों में बजती है जाकर, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये जो है मतलब आसमान का ये भी गायब, ये शुरू हो जाएगा।
अब ये पर पुर्जे तो निकाल रहा है मौसम, ये जो एक तो सर्दी आ रही है, हुकूमत को भी अपने पर पुर्जे निकाल लेने चाहिए और तेजी से निकालने चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये जैसे सितंबर खत्म होना है आलूदगी ने पिछले साल गवर्नमेंट कुछ कोई और थी, वो कह रहे थे जी हम चाइना से मदद ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो है मसनूई बारिशें करवाएंगे, और हल्की सी फरवरी में जाकर करवाई भी गई और वो तजुर्बा किया गया, मगर कफाई शारी का मुजाहरा किया गया, कोई पैसा नहीं लगा। आप भी 5-6 पहले ही मुल्कों से बात कर ले, कभी कोई बारिश आकर कर जाए, आपके पास पैसे नहीं है, लोगों की जानों से अजीज कोई चीज़ नहीं है। अब ये देखिए ना, आपका अगर बात करें आपके पास ये 65 चौके पॉइंट्स आए, तो लाल पुल को ले लें जो टूवर्ड मुगलपुरा से रास्ता जा रहा है, अंडरपास आप क्लियर करते हैं अंडरपासेस, आपने जो है जैसे ही मुगलपुरा अंडरपास क्लियर करना है तो तकरीबन 500 मीटर के बाद ना या 200 मीटर के बाद आपकी ब्रेक लग जाती है। अच्छा। वहाँ पर आपको 4 से 5 मिनट लाजमी रोजाना खड़ा होना पड़ता है, ट्रैफिक जैम और जब भी आप जाएंगे आपको ट्रैफिक चौक नजर आएगी। वजह क्या है, आगे एक रेल की पटरी है, अच्छा, उसमें तकरीबन कोई 2-2 फुट का, 1-1 फुट का, 1.5 फुट का अलग अलग से खड्डा है, वहाँ पे गाड़ी ब्रेक मारती है, आगे कुछ नहीं है, आगे सारी जगह बिल्कुल स्मूथ है, आप जा सकते हैं, यू टर्न भी ले रहे हैं। मैं कहता हूँ हम जाते हैं, सब जाते हैं, किसी को नजर ही नहीं आ रहा। हुकूमती इदारे क्या ये काम नहीं कर सकते? वहाँ पे कोई पैच ही लगा दें, गाड़ियाँ स्मूथली होकर चलना शुरू हो जाएं। अच्छा, इसी तरह जो है कई जगहों पर खड्डे नहीं भी हैं, अच्छा, तो वहाँ पे भी चौकिंग पॉइंट, जिसमें नासिरबाग का जो चौक है, कचहरी चौक जिसे कहते हैं, वहाँ से भी जो है वो जब रास्ता गुजरता है तो वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो चौक हो जाती है। ऊपर आपकी मेट्रो बस है, नीचे ये चौक पॉइंट्स बने हुए हैं। ये मेट्रो बस बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? इतनी अवाम मेट्रो बस में सफ़र कर रही है, इसके बाद बावजूद ट्रैफिक। अच्छा, उसके बाद आप अगर लॉयर माल की तरफ जाते हैं, सेक्रेटेरिएट की तरफ, तो राइट लेफ्ट आपको पार्किंग का इज़्दिहाम नजर आता है, यानी कि आपकी 3 लाइन जो है वो सड़क, उसमें 2 लाइन जो है पार्किंग होती है। मेन पर आपकी सड़क के ऊपर पार्किंग, आपकी अपनी गाड़ी नहीं गुजर सकती। अच्छा, अच्छा वो कहते हैं जी हमें पार्किंग प्लाजा दें, उनकी बात भी ठीक है, आप पार्किंग प्लाजा बना दें किसी करीब जगह पे, उनकी जरूरत भी है। जरूर आपने अपने ऑफिस में 2-2, 4-4 करोड़ रुपए का सामान रखना है, आप वहां पर अपने पैसे जाया करें। अच्छा, ये पैसे वेस्ट थोड़ी हो रहे हैं, ये तो आपके आने वाला दिनों में रेवेन्यू होगा। अब इसी तरह आपके लाहौर में 15 पार्किंग प्लाजे बनने थे, अब तो 30 की जरूरत होगी। अब देखिए 2016 का ये सब्जेक्ट है, आपके 2016 से लेकर 2024 8-9 साल हो गए हैं, 8-9 सालों में एक पार्किंग प्लाजा बना दें यार। आप माल रोड पर आपके पास मेन जगह मौजूद हैं, आपके पास आपकी जो है सारी वर्किंग कर ली जाती थी, अच्छा उस वक्त देखिए, उस वक्त ये पार्किंग प्लाजे जो थे 15 से 16 पार्किंग प्लाजे ये बने थे 80 करोड़ के, 1 अरब के। अब यही पार्किंग प्लाजे जो है वो 30 से 40 अरब रुपए की इसकी मालियत चली गई है। अब तो आपकी देखिए सीमेंट, रेत, बजरी, ईंट, मिट्टी, हर चीज़ महंगी हो गई है, मजदूर की मजदूरी महंगी हो गई, आपकी हर चीज़ अब ऊपर चली गई है। तो ये पार्किंग प्लाजे अगर उस वक्त बन जाते तो आपको कई जगहों पर ये आज तमाम समूह के लिए फिगर निकालने की जरूरत नहीं पड़नी थी। अब आप चबुर्जी चले जाएँ, मुल्तान रोड चले जाएँ, मुल्तान रोड पर देखिए मेट्रो बस बनी हुई है, अंडरपास बन गया है समदाबाद चौक में। अगर आप जा रहे हैं स्कीम की तरफ, स्कीम मोड़ की तरफ, तो आपका वहाँ पे भी प्रॉब्लम। अगर आपने बंद रोड पर आपने नियाजी अड्डे की तरफ जाना है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम। अगर देखिए ये आपको कॉरिडोर रिंग रोड पे बनाने का तब फायदा ना कि आपके नीचे वाली आर्टरीज जो हैं उनमें सुकून आए। अब सारा भार तो नीचे वाली आर्टरीज में पड़ गया है, फिर जैसे ही आप नीचे वाली आर्टरीज को ठीक करते हैं तो आपका सीवरेज प्रॉब्लम, आपका सीवरेज प्रॉब्लम ठीक होता है तो आपका पीटीसीएल का घाटा आ जाता है, पीटीसीएल का घाटा आता है तो साथ ही आपकी सड़क बननी शुरू हो जाती है। तमाम तर मसाइल, इसका ये मतलब है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है महकमों के दौरान। वो एक छत के नीचे बैठते तो हैं मगर बात किसी की नहीं मानते अपनी है, क्या करना है, किस तरीके से निकलना है, ये गुत्थी किस तरह से सुलझानी है अपने मुताबिक, ये साइंसी इतबार के मुताबिक नहीं सुलझाते। देखिए एक सड़क बन गई है, क्या काम है कि उस सड़क के 2 दिन बाद जाकर कोई और जाके खड्डा मार रहा हो, वहाँ पे क्या अवामी पैसे नहीं लगे। ये तमाम जो 65 ट्रैफिकिंग पॉइंट्स है ना, ये चौक हो चुके हुए हैं। आपका फिरोजपुर रोड है, आप देखें सुबह सफाई होती है 4 बजे, अगर सुबह सफाई हुई है 4 बजे, तो अगर शाम को अगर पूरा दान पड़ा हुआ है तो शाम को सफाई नहीं हो सकती। सफाई टाइम जो है घर का भी एक ही टाइम ही होता है। अगर आप शाम को देखें तो जाहिर बात है उनको भी हमें रूम देना चाहिए। तो क्या इसी तरह इन्होंने क्या निकाली है, इन्होंने स्ट्रेटजी क्या निकाली है, किस तरह इस पर काबू पाया जाएगा? अच्छा देखें, मैं तो ये पहले कहूँगा कि ना बंद कमरों के अंदर बैठ के स्ट्रेटजियाँ नहीं, बाहर निकल के काम करना है। आपने मीटिंग की, आप निकले वहीं से,
आए जी मेरे पीछे चलें, 65 चोकिंग पॉइंट्स का खुद से अंदाजा लगाएं, वहां पर जगह जगह पे जिस तरह सीएम चाहती हैं, जिस तरह सीएम कह रही हैं कि ये काम आपने फुटवर्क पे करना है, तो ये काम आपका बंद कमरों में बैठ के आपने जी सीटीओ लाहौर आपने ये करना है, एमसीएल लाहौर आपने ये करना है, एलडीए लाहौर आपने ये करना है, सेफ सिटी लाहौर आपने ये करना है, टीपा आपने ये आपने करना लगाया, आप बाहर निकलेंगे, बैठेंगे, वहां पर जाकर अपना एक कैंप लगाएंगे, कम से कम एक ही जो पॉइंट है 65 में से 64 कर दें, 65 में से 64 कर दें, आप उसी को पकड़ लें, रोजाना जाएं वहां पर और उनका दिमाग खा लें, जो वहां के उनके अंडर आता है ये, वो उसकी एक चीज सेट होगी, हम भी जाकर दिखाएंगे। क्रेडिट किसको जाना है? क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट, क्रेडिट गोज टू जो फादर ऑफ सिटी, फादर ऑफ डिवीजन है, जो उनको जाना है, हमें तो क्रेडिट नहीं जाना, हमें तो दिखाना है कि जी इन्होंने ये लोगों की मदद की, ये लोगों की मदद के लिए सीट पे बैठे, इन्होंने ईमानदारी से ये काम किया। अब मकसद ये कहने का है कि जब हम दिखाते हैं तो आपने आपके ऊपर थोड़ा सा ये आ जाता है कि देखें जी हमने तो ये कर दिया आपने, वो मगर वो वक्ती फायदा है, वो वक्ती फायदा नहीं लेना, हमने जो है आगे निकलना, इससे आगे भी जाना है। आबादी बढ़ती जा रही है, आप देखें आपका लाहौर काला शाका से शुरू होता है, ठीक है, और आपका मांगा मंडी पर जाकर जो है वो खत्म होता है। आप बिलीव करें, आप लाहौर में एक दिन पूरा सफर करते रहे तो आप 9,300 किलोमीटर लंबी गलियां, चौराहे, बाजार, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं और इसी की रोज़ाना आप सफाई करते हैं, रोज़ाना इसी को आप देखते हैं, इसी में आपकी गली गली मोहल्ले चौराहे जो है आपने सजाने हैं। आपने 4 गलियाँ इस्लामपुरा बाजार में बना दी हैं, ठीक है, आपने सीएम को वहाँ पर विजिट कराया, आपने आने वाले डिप्टी कमिश्नर को वहाँ पे विजिट कराया, बड़ी खूबसूरत गलियाँ, लोगों के घरों के आपने कलर भी कर दिए, उनकी तो सुनी गई। अब वो 4 गलियों वाले जो बैठे हुए हैं मकीन, वो तो आपने खुश कर दिए, तो बाकी खुश होने के लिए बैठे हुए हैं, उनका भी सोच लें, उनका भी सोचें। अच्छा, वो किसकी सुनी गई, किसको क्रेडिट मिला? गवर्नमेंट को। किसको क्रेडिट मिला? जिन्होंने ये बनाई ज़िला इंतजामिया ने। अब यहाँ पर अगर हम डीसी लाहौर आफिया हैदर का नाम ना लें, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने बड़ा काम किया, मगर मकसद ये कहने का है कि ये जॉब का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। देखिए उन्होंने उनको पीछे से सपोर्ट मिली, उन्होंने काम करके दिखाया। अब आगे जो आने वाले डीसी हैं इनको भी हम देख रहे हैं कि ये 15 अगस्त से आए हुए हैं और आज 9 तारीख हो गई है, 9 सितंबर हो गई है। आप बिलीव करेंगे ये बंदा सुबह फुटवर्क के लिए 6 बजे जाग रहा है, 7 बजे ये सफाई चेक करने निकल जाता है। ये भी देखते हैं तमाम अफसरान को इसने साथ लगाया हुआ है और उठाकर जगा रहा है। चले अच्छी बात है। ये नहीं कि हम उसकी उनकी जो दयानत के साथ उनकी तारीफ बनती है वो है, मगर जो काम करने हैं वो लाहौर तो 24 घंटे का मामला है। हम तनकीद भी करेंगे, जहाँ पे शाबाशी देनी होगी हम शाबाशी लाहौर तो 24 घंटे का लाहौर है। यहाँ पे लाहौर ये नहीं है कि सुबह आप 7 बजे उठ के 9 बजे चले गए, अपना फुटवर्क किया, दफ्तर में बैठ गए, उसके बाद हम सुबह नहीं, आप दोपहर को फिर निकले, रात को लाहौर घर जाने से पहले एक चक्कर लगा के जाना। लाहौर रोशनियों का शहर है जी, रोशनियां बंद होती हैं रात के वक्त, आपके अंडर पासेस के बल्ब बंद होते हैं। अच्छा चले, इस पे तो मेरे ख्याल से अब आगे सारा साल हमने यही बात करनी है। रेडी बाज़ार जो ख़ास तौर पर वज़ीर आला ने एक नया निकाला है, वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेडी, इसका क्या है, कब से अमल दरामद शुरू होना है, इसमें क्या क्या ये वज़ीर आला का बड़ा प्राइम प्रोजेक्ट है और इनिशियली तौर पर पूरे पंजाब में ये लागू करने जा रहे हैं। अच्छा। और लाहौर जब लाहौर में हो जाता लागू तो समझे पूरे पंजाब में हो गया। लाहौर शहर में आपके 19 मकामात का चुनाव किया गया है, वहाँ पर जहाँ पे देखें, एक ना डीसी लाहौर पर अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करना है, रेडी बानों की ना रेडी तोड़नी है ना उनको आपने हटाना है, आपने उनको एक स्ट्रीम लाइन में एक लाइन में कर देना है ताकि वो उससे बाहर ना निकल सके। अब इस रेडी को देने का मकसद क्या होगा कि लोग जो भी रेडी बान है वो इसकी तरफ आएंगे, इनका जो है इस रेडी का कोड बार कोड लगा रहे हैं ताकि ये रेडी बान का शनाख्ती कार्ड इनके पास होगा, इसका बार कोड इसके पास होगा। कभी भी ये रेडी फर्ज करें बाहर आती है तो वो इसको रेडी वाले को कुछ नहीं कहेंगे, वो इसके बार कोड पे मारेंगे, उस बंदे को अपने पास बड़े आराम से बुलाएंगे, उसे समझाएंगे और उसको कहेंगे भाई आप आपके बाद आज जो मॉडल रेडी है वो बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर भी लगी हुई है साथ, और इसको मॉडल जो है हमने बनाना है, उसको अवेयरनेस देंगे, उसके साथ चलेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साथ साथ लेकर चल रहे हैं और इसी सूरत हाल में जो है रेडी बाज़ार जो है वो अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को साथ लेकर चलना है ताकि जो है वो लोगों का रोज़गार ख़राब ना हो, लोगों को परेशानी ना आए। अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। ज़िला इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। हमारे साथ चीफ ऑपरेटर बल्दियाती उज़्मा लाहौर मौजूद हैं, अली अब्बास साहब हैं, टेलीफोन लाइन पर हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। सर बताइएगा, एक तो ये शहर लाहौर में जो पहली बार वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेडी
जो मुतारिफ कराने का फ़ैसला किया गया है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जो ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा के जो रोज़गार हैं, ख़ास तौर पर रेहड़ी बानों के लिए। तो इसके हवाले से बताइएगा। दूसरा, फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के, क्योंकि आगे मौसम ऐसा है कि फ़ज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ने जा रही है। आज भी जो शहर लाहौर है वो पहले नंबर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। जी जी जी, आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। जी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने दिया, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये कैसा सब्जेक्ट है जो हमारे सबके दिल के करीब है। जी जी, किसी मिनिस्टर का विजन है लाहौर को खूबसूरत और इसकी एम्बियंस को प्यारा किया जाए। तो मैंने ये पता था कि रेडियो जो आपने बात की मौलियात की, ये दोनों से मुंसलिक है, क्योंकि ये जो रेडियो है ये सड़कों के बीच में लगती थी, जिससे ट्रैफिक कंजेशन होता था, और उस कंजेशन के साथ वो ब्लॉकेज की वजह से वो एयर इंडेक्स भी खराब होता था, प्लस ये बदनमा लगती थी। तो लाहौर में 19 जगहों पे ये बाजार बनाए जा रहे हैं, टोटल 920 रेडियो होंगी। वैसे जो हमने लाहौर का सर्वे किया है वो तकरीबन 3000 से 4000 के करीब रेडियो सारी नहीं होंगी। तो पायलट के तौर पे भी शुरू में ये, और इमरान ने मेरी आवाज़ बोली और उसने बता भी दिया आपको कि इसमें बारकोड भी लग रहे हैं, प्लस इसमें हम हेल्थ फैसिलिटीज के लिए फूड अथॉरिटी से लाइसेंस भी लेंगे और इनकी सेल का भी सर्टिफिकेट लगाएंगे। और ये 19 जगहों पे जहाँ पहले ट्रैफिक कंजेशन होती थी, अब ये एक साइड पे एक कताई दीदा जीरे पर खूबसूरत लगेंगे। तो ये एक नई जिद्दत इसमें लाई जाएगी। और इसके साथ साथ ही जहाँ जहाँ ट्रैफिक कंजेशन होती थी उन पॉइंट्स को भी अब हम क्लियर कर रहे हैं, ताकि उन पॉइंट्स के क्लियर होने से कहीं भी ये जो एयर इंडेक्स की शिकायत आती है उसमें अभी आपने प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हुए डीसी साहब ने हिदायत की है, अभी से शुरू कर दी है। प्लस इसमें लाहौर में हम 4 नई गाड़ियां जो पहले मिस क्वीन और मिस कैनन के नाम से थी, मजीद 2 गाड़ियां इंट्रोड्यूस करेंगे जो लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे वाटर सप्लाई किया करेगी। तो ये है वो इक़दाम जो लाहौर की इंतजामिया अपने शहरियों को सहूलत पहुँचाने के लिए करेगी। अली साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अली साहब, सुना है आजकल आप सुबह सुबह 5 बजे उठ रहे हैं? जी बिल्कुल उठ रहे हैं, तो सुबह जल्दी उठ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर पूरे शहर का दौरा करते हैं और मुख्तलिफ ये उन्होंने एक जिक्र ये शुरू किया है कि जहाँ जहाँ शोर पॉइंट पे सफाई के हिसाब से वो एसीज पॉइंट आउट करते हैं, फिर हम उन जगहों का विजिट करते हैं और फिर उसका एक टारगेट दिया जाता है। इसके साथ साथ ही अभी नई डायरेक्शन दी है कि लाहौर में हर असिस्टेंट कमिश्नर के एरिया में 2 बाजारों को बिल्कुल हम तजावजात से फ्री करेंगे और वहाँ हमारे ट्रक्स मॉनिटरिंग करेंगे। प्लस हम अपने गाड़ियों पे वो रिवॉल्विंग कैमरा भी लगा रहे हैं ताकि शिकायत का भी अजाला हो सके जो स्टाफ की तरफ से शिकायत आती है। अली साहब, मेरा तो सवाल सिर्फ इतना ही था कि आप सुबह उठ रहे हैं, आपने पूरा जवाब दे दिया। बस आपने सवाल ही ऐसा किया है कि उनको पता चल गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कुछ बात कर लेते हैं। चंद हफ्तों से आपको पता है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है और उसको लेकर बड़ी गहमा गहमी भी पाई जा रही है हर किसी के अंदर। और मुल्क में इंटरनेट की बंदिश या फिर सुस्ती का अहम जो सबब है वो हुकूमत की तरफ से लगाई गई फायरवॉल सिस्टम भी बताया जाता है, जिससे आम सार्फिन के साथ फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन काम करने वालों में भी खासी तशवीश पाई जाती है। एक तरफ तो इंटरनेट स्पीड का मसला है, तो दूसरी तरफ देखें तो जदीद टेक्नोलॉजी और AI के मनफी इस्तेमाल से डीप फेक और गलत ख़बरों का जो फैलना है वो भी बहुत ज़्यादा मामूल बनता जा रहा है। आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी डीप फेक वीडियो हमारे सामने आती है, सोशल मीडिया पर गलत ख़बरें भी गर्दिश कर रही होती हैं किसी न किसी सेलिब्रिटी के हवाले से, किसी न किसी फेमस शख्सियत के हवाले से। तो आज के इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम इसको पहचान सकते हैं और ये जो सुस्त रवि का शिकार है हमारा इंटरनेट, इसकी वजह से हमारे जो मैशियत है और हमारे फ्रीलांसर्स इंडस्ट्री है या इन लोगों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी जानिब मोबाइल फ़ोन की प्राइवेसी भी सिक्योर नहीं रही है।
क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता है, लेकिन आजकल बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनका व्हाट्सएप हैक हो रहा है। तो इसमें किस तरह हम लोग अपने व्हाट्सएप को या अपने पूरे फ़ोन को जो है ना वो सिक्योर बना सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ बड़ी ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखते हैं और IT एक्सपर्ट हैं। कमल चीमा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। कमल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कमल, आजकल जिस तरह की सूरत हाल हुई हुई है, इंटरनेट की स्लो प्रोसेस से ही शुरू कर लेते हैं। चले, फायरवॉल का मसला एक अलग है, वो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कि उन्होंने फायरवॉल लगानी है और उसका जो भी मामलात हैं वो हम लोग एक साइड पे रखते हैं। बट ये जो स्लो हुआ है पूरा हमारा इंटरनेट की वजह से, जो मैशियत भी उसको क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, दूसरा ये जो फ्रीलांसर्स हैं, ये जो IT ख़ास तौर पर इंडस्ट्री है, उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है? बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक 300 to 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो कि वेल नोन नुकसान है। उसके अलावा जो फ्रीलांसर्स हैं, देखिए इंटरनेट कहा जाता है इट्स नॉट अ नेसेसिटी एनी मोर, इट्स नॉट नाइस टू हैव एनी मोर, इट्स अ नेसेसिटी नाउ। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है वो आपका बहुत सारे लोगों का, जो फ्रीलांसर्स हैं स्पेशली, उनका चूल्हा जलता है घर का। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पहली दफ़ा ये फिनोमेना हुआ है कोविड के बाद कि बहुत सारे मुल्कों ने बाहर रियलाइज़ किया कि जो उनके जिन लोगों को वो एम्प्लॉय करते हैं, उनके मुल्कों में जिन लोगों को वो एम्प्लॉय करते हैं, वो घरों से भी वो काम कर सकते हैं। जब घरों से काम कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो ज़रूरी तो नहीं कि फिर वो उसी मुल्क में हो, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये रियलाइज़ किया कि हम जो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं यहाँ पे, जो कि अपने मुल्कों में लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वो बहुत कॉस्टली लोग हैं। तो अगर यही हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्हीं लोगों को अप्लाई कर लें और अपना काम जो है वो आउटसोर्स कर दें, तो हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो आउटसोर्सिंग का एक फ़िनोमेना चला और फ्रीलांसिंग बहुत अरूज पे पहुँच गई पोस्ट कोविड। तो हमने देखा कि अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वाज बीइंग टाउटेड, और एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें पाकिस्तान वाज नेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस जहाँ पे जो है वो फ्रीलांसर्स के लिए या IT आउटसोर्सिंग के लिए। और उसकी वजह ये है कि हमारे जो नौजवान हैं, एक तो ये कि हम बहुत ज़्यादा हमारे डेमोग्राफिक्स बहुत फेवरेबल है, हमारे बहुत सारे नौजवान 30 साल से कम उम्र की में हैं, बहुत सारे IT यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। फिर बहुत सारी यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हुई जिसमें हुकूमत ने भी बहुत किरदार अदा किया, जो कि उन्होंने ट्रेनिंग्स की, DG स्किल्स, NAFTEC के प्रोग्राम्स और बहुत सारी जो है फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे प्रोग्राम्स ऐसे आए जिन्होंने IT कोर्सेज़ जो है वो लोगों को देना शुरू किए, जिसकी वजह से वो अपना रोज़गार जो है वो वेबसाइट्स के थ्रू, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के थ्रू बाहर के मुल्कों में भी, पाकिस्तान बैठे बाहर के मुल्कों में रोज़गार कमा रहे हैं और वहाँ से जो है वो रेमिटेंसेस आ रही हैं। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत अच्छा फिनोमेना है कि बाहर से जो है वो एक तो पाकिस्तान में अंदर रोज़गार का एक प्रेशर नहीं पड़ रहा, और दूसरा ये कि बाहर से पैसे डॉलर्स में आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा फिनोमेना है, मगर ये पूरा इन्हिसार होता है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट इज़ द बैकबोन ऑफ दिस होल फिनोमेना। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो ये फिनोमेना ख़राब होगा। तो हमने देखा कि वो अभी जो रिसेंट इंटरनेट की बंदिश हुई, इसकी वजह से इसमें काफ़ी नुकसान हुआ, और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशनल नुकसान है कि जिन बच्चों ने अपने क्लाइंट्स ढूंढे हुए, और अगर वो क्लाइंट्स लूज़ कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट ढूंढना ही पहले तो बहुत मुश्किल, क्लाइंट को पकड़ना बहुत मुश्किल, उसके बाद अगर आप अपने कमिटमेंट्स नहीं रख सकते तो फिर उनको खो देना वो एक और बहुत बड़ा मसला है। मगर अभी हमने देखा कि थोड़ी बेहतर हो रही है, इंटरनेट थोड़ा बेहतर हो रहा है। 4G में वैसे भी ज़्यादा मसला आया था, जो ब्रॉडबैंड है उसमें फिर भी थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन की, वो ऐसे ज़्यादा वो उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। तो IT हमारा जो इंडस्ट्री है वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रही है, फ्रीलांसर्स भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इवन दो कि अगर हमारी कह लें कि काम सारिफ की ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रही है तो इन लोगों की तो ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि हमारे फ़ोन्स आजकल हैक हो रहे हैं। कमल, दिन हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड समझते हैं, ख़ासतौर पर व्हाट्सएप को, क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और हमें लगता है कि ये हमारा जो है ना बहुत सिक्योर है, हम जो मर्जी कर ले, ये हैक एटलीस्ट नहीं होगा। आजकल तो ये भी हैक हो रहा है। वो कैसे हैक ऐसे होता है कि देखें, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड तो है, हाँ, और अगर आप एक दफ़ा किसी मीडियम के थ्रू जा रहा है, कोई भी डीप पैकेट इंस्पेक्शन इंजन या कोई फायरवॉल, कोई भी चीज़, उसको डीक्रिप्ट नहीं कर सकती जी, क्योंकि वो प्रॉपरली इनक्रिप्टेड है, 256, 512 AES इनक्रिप्टेड है वो।
तो द इशू इज़ के हैक इस तरह होता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग, ह्यूमन इंजीनियरिंग के थ्रू आपका जो होस्ट है, जो मतलब फ़ोन है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसके थ्रू फिर वो हैक होता है। ठीक है, तो इसलिए ये होगी गुजारिश के जब आपके पास कोई भी लिंक आता है तो अनलेस कि वो एक वेल नोन वेबसाइट से लिंक है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तभी उस पर क्लिक करें, वरना किसी अननोन लिंक पे मत क्लिक करें, कोई अननोन अटैचमेंट्स मत खोलें, ताकि आपका जो कोई ऐसी ऐप ना आपके फ़ोन पे इंस्टॉल हो जाए जो कि की लॉगर हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो जो कि आपकी हर चीज़ उसमें रिकॉर्ड हो सके। और दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई भी OTP आता है, व्हाट्सएप के तरीके होते हैं कि ये इस डिवाइस से लॉग आउट होकर किसी और डिवाइस पे लॉग इन हो सकता है। तो आपको कोई भी फ़ोन करता है, आपसे OTP मांगने की कोशिश करता है, कोई भी कोड लेने की कोशिश करता है फ़ोन पे, तो वो मत किसी को मत दें। तो आजकल जो फ़ोन करके OTP खासतौर पर आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये जो रिनाउंड भी अगर कंपनीज़ हैं या बहुत से लोग, वो क्या आपके व्हाट्सएप पे वैसे मैसेज भेजते हैं इस तरह का कि नहीं भेजते हैं? देखिए, कुछ कंपनीज भेजती हैं मैसेजेस, मगर वो किसी ऐसा कोई नहीं होता कि आपको फ़ोन करके कोई आपका OTP पूछ रहा हो या आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा हो। अगर आपको कोई भी फ़ोन करके आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है या OTP पूछ रहा है, तो फिर फ़ौरन से कॉशियस हो जाए कि ये कोई हो सकता है कि मलिशियस इंटेंट हो, किसी कोई मलिशियस यूज़र हो जो कि आपके चीज़ों को हैक करना चाह रहा हो। अगर और हमारा फ़ोन भी जिस तरह हैक हो जाता है, अब जैसे बिलफर्ज हमें ओपन वाईफाईज़ बहुत सी जगह पे हमें मिलते हैं, हम लोग किसी रेस्टोरेंट जाते हैं या कोई भी पब्लिक स्पॉट होता है, वहाँ पे ओपन वाईफाई होता है, क्या हमारे पब्लिक को वहाँ पर उसको कनेक्ट करना चाहिए, नहीं कनेक्ट करना चाहिए, और क्या उसके थ्रू भी हमारा फ़ोन हैक हो सकता है? ओपन वाईफाई के थ्रू बिल्कुल हो सकता है। ओपन वाईफाई में आप एक स्निफर लगा सकते हैं जो कि अगर प्लेन टेक्स्ट में आपका कुछ भी जा रहा है तो वो उनको नज़र आ सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। तो ओपन वाईफाई इज़ नॉट अ वेरी सेफ थिंग। उसके ऊपर स्निफर लग सकता है, उसमें आपके वो चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी, आजकल फ़िशिंग अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर आपको आइडेंटिटी स्पूफिंग हो जाती है कि एक मलिशियस वेबसाइट जो है वो प्रिटेंड करती है कि वो एक लेजिटिमेट वेबसाइट है, ठीक है, मतलब वो असल में सही वेबसाइट नहीं है, मगर वो प्रिटेंड करेगी कि वो सही है, कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, कुछ वो प्रिटेंड करेगी वो सही। उसमें आप देख लें तो उसका पेज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कहीं पे कोई कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, कोई ग्रामेटिकल एरर्स होंगी, उसकी जो लिंक है उसके अंदर कोई ना कोई एरर्स होंगी। तो ये देखने की ज़रूरत है कि, और फिर अगर आपको कोई ईमेल सेंड कर रहा है, स्पेशली अगर आपको कोई ईमेल सेंड कर रहा है तो सेंडर का सिर्फ ऊपर नाम आ रहा होता है, आप उसका ईमेल एड्रेस ज़रूर देख लें कि क्या वो प्रॉपर डोमेन से ईमेल सेंड हुई है। लेट्स से आपको किसी बैंक से कोई ईमेल आती है तो आप उस पर क्लिक करके देख लें कि क्या वो वाकई उस बैंक के डोमेन से आपको वो ईमेल आई है या वो किसी और जगह से आपको ईमेल आई है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। नॉर्मली जो हैकिंग होती है ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही होती है। अच्छा, लोगों को बेवकूफ़ बना के ये हैक उनको किया जाता है। लेकिन हम लोग अपने फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं वैसे या नहीं कर सकते हैं? आप अपने फ़ोन को इसी तरह से सिक्योर कर सकते हैं कि आप उस पर प्रॉपर पासवर्ड्स लगाएं, अपनी ऐप्स पे पासवर्ड्स लगाएं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करें और अपनी नॉर्मल जो एप्लीकेशंस हैं उन पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करें। और फिर दूसरा ये कि किसी अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करें, कोई अननोन अटैचमेंट्स मत खोलें। अगर आपको कोई भी ईमेल आ रही है उस ईमेल का प्रॉपर डोमेन चेक करें कि वो ईमेल कहाँ से आई है, टू मेक श्योर कि वो लेजिटिमेट ईमेल है। आजकल आपने फिर देखा होगा ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, IT मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बट इसका जो नेगेटिव इस्तेमाल भी हो रहा है डीप फेक के थ्रू। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारी ऐसी फेमस शख्सियात हैं जिनकी वीडियोस बनाई गई हैं। तो क्या पता चल सकता है कि अगर एक वायरल हो रही है वीडियो या एक पिक्चर वायरल हो रही है जो फेक है, तो उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक आम शख्स जो है वो किस तरह ये देख सकता है कि ये फेक है और ये ओरिजिनल है? देखिए, आजकल तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर होती जा रही है। अच्छा। अभी एक डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की एक वीडियो आई जिसमें ऑब्वियसली बहुत ही ऑब्नॉक्शियस वो वीडियो थी, मगर बहुत ओरिजिनल लग रही थी। और मुश्किल से भी नहीं पता चल रहा था कि ये जो है वो फेक है। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें विच गिव अवे आर द हैंड्स। अभी तक हाथों को बहुत अच्छी तरह से, हाथ कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है डीप फेक के अंदर। और दूसरा आईज़ और आईलिड्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, मगर ये भी ठीक हो जाएगा बहुत जल्द जो है वो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर होती जा रही है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी रियल आ जाएंगी। अब एक सिंगर है अमेरिका के, ड्रेक,
उनकी पूरी एक एल्बम आ गई जो कि उनकी थी ही नहीं, उनकी आवाज़ में, उनकी वीडियोस भी उसी तरह की बन गई। तो फ्यूचर में इस पे बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि कॉपीराइट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, कि अगर कोई ला रहा है तो मतलब उसकी रॉयल्टीज़ जो ओरिजिनल जो सिंगर्स हैं या जो ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं उनको भी कोई रॉयल्टीज़ का कोई सिस्टम बनाया जाए कि उनको उसकी रॉयल्टी मिलेगी अगर कोई उनके नाम से कोई चीज़ डीफेक्ट बना रहा है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत एक कह लें कि ह्यूमैनिटी के लिए एक नया चैलेंज आया है जो कि पहले कभी भी नहीं था। हाँ। और ये नया चैलेंज जो है अब इसको हम ह्यूमन रेस एज ए ह्यूमन रेस हम इसको कैसे टैकल करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या नए रूल्स आते हैं, क्या गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, कोई रेगुलेशंस आते हैं, इसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह से ये पकड़ा जा सकता है। दीज आर आउट, ये द ज्यूरी इज़ आउट फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस कि किस तरह अभी तक इस पे कोई हमने नहीं देखा कि कोई फ्रेमवर्क ऐसा आया हो जो कि बड़ा हतमी किस्म का फ्रेमवर्क हो टू डील विद दिस फिनोमेना। ठीक है, तो अभी जो है वो यही पता चल जाता है कि कोई बहुत ही ऑब्नॉक्शियस चीज़ है या ये इंसान ये नहीं कर सकता, या जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत आईलेट्स या हाथ जो है वो गिव अवे कर देते हैं। लेकिन क्या बचा जा सकता है इस टेक्नोलॉजी से कि नहीं बचा जा सकता है? मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई ना कोई प्रॉपर रेगुलेशन आती है या कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कि उसको पकड़ ले, बता दे कि ये जो है ये फेक, और ऐसी हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ये बता देते हैं कि ये जो है ये रियल वीडियो है या ये कितने परसेंट रियल है, कितने परसेंट फेक है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, मगर लेकिन दोनों जगह से इवॉल्व हो रहे हैं। वो वाले सॉफ्टवेयर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, वो वाले सॉफ्टवेयर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसका एज ए ह्यूमन रेस दिस इज़ समथिंग दैट वी विल हैव टू डील विद इन अ प्रॉपर वे। और अभी इसका कोई हतमी फैसला नहीं है कि इसको कैसे टैकल किया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है फिर इसको हम लोगों को कैसे इनकलकेट करना चाहिए? मतलब नेगेटिव तरीके से तो ये हमारे जड़ों में घुसता जा रहा है, लेकिन इसको एज अ पॉजिटिवली हम किस तरह लेकर जा सकते हैं? अवेयरनेस कैसे? हम तो अपने प्लेटफॉर्म से फैला रहे हैं, बहुत से लोग अवेयरनेस इसकी करते हैं, लेकिन फिर भी लार्जर स्केल पे हमें फिर क्या करना चाहिए इसके हवाले से? मेरा ख्याल है कि जिस तरह पहले होता था कि अगर आप किसी की वॉइस या वीडियो या तस्वीरें देखते थे तो आपको लगता था कि ये आप उसको बिलीव करते थे। ठीक है, दैट वाज अ गिवन कि भाई अगर किसी की वीडियो आ रही है, कोई वीडियो में वीडियो सबूत मिल गया है तो इसका मतलब है कि ये तो सच है। मगर अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, जो इस तरह के सबूत आगे कि वीडियो सबूत या वो अब विल नॉट होल्ड एनी वैल्यू। ऑडियो लीक्स भी इतनी ज़्यादा है, और ऑडियो और वीडियो, क्योंकि किसी की आवाज़ बिल्कुल वैसी आवाज़, उसका लहजा, अब डीप फेक में ये तो बिल्कुल, इसको तो बिल्कुल ही डिटेक्ट करना ही इतना मुश्किल हो गया कि अब वीडियो फिर थोड़ी बहुत डिटेक्ट हो जाती है, उसमें थोड़ी सी फेकनेस नज़र आ जाती है, लेकिन मगर ऑडियो में तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप नहीं बता सकते कि कोई चीज़ फेक है। तो इसलिए अब उसको, जैसे हम पुराने ज़माने में, पुराना क्या मतलब कुछ ही अर्सा पहले जो है हम गिवन होता था कि अगर आपकी किसी आवाज़ में कोई बोल रहा है या कोई कर रहा है या किसी की कॉल लीक हुई है, कुछ हुआ है, तो आपको ये लगता था कि ये बिल्कुल रियल है, ऑथेंटिक है बिकॉज उसकी। मगर अब ऐसा नहीं है। सो अब जो है वो everything has to be taken with a grain of salt because we know कि fake news और ये चीज़ें जो है ये बहुत, अब ऐसे एंकर्स आ गई हैं दुनिया में जो कि जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जो कि रियल ह्यूमंस ही नहीं है, आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल है। तो दुनिया बदल रही है, और मैं आपको बताऊं, मैं ये पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ और मैं कहती हूँ कि अगले 5 साल में, 10 साल में दुनिया जैसी लगेगी, इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। और आप अभी सोच भी नहीं सकते कि वो दुनिया क्या होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे हाउ थिंग्स विल वर्क टुगेदर। अभी तो देखें हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर वाले स्पेस में बहुत ज़्यादा देखते हैं, चैट GPT ये वो। मगर जब ये B2B स्पेस में आएगी तो आपकी पूरी इंडस्ट्रीज रेडिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इवन दो कि बाहर हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है, रेडिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है फिर इसको हमें स्कूल लेवल पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि ये नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और किस तरह का इस्तेमाल इसका किस तरह करना है आप लोगों ने? तो बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि शॉर्ट टर्म में, देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है कांट प्रेडिक्ट, मगर शॉर्ट टर्म में जो लोग AI को लेवरेज कर सकते हैं, जो लोग AI को यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि नहीं इसको लेवरेज करते, इसका नहीं फ़ायदा उठाते, नहीं इसको इस्तेमाल करते। तो इसलिए ये तो सिखाना और इसके साथ साथ चलना
बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हमें डेमोग्राफिक एडवांटेज है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो इतनी यंग पॉपुलेशन है, हमें तो इस वेव को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, हमें इस वेव को राइड करना चाहिए। एआई एक नेशनल इमरजेंसी लेवल पे इसको लेके जाना चाहिए कि एआई हर एक को सिखाएं, एआई को एक मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ और एआई के ऊपर नए बिज़नेस मॉडल्स बने, एआई के ऊपर नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट हों, B2B के अंदर जो है वो एआई का इस्तेमाल हो, B2B प्रॉब्लम्स सॉल्व हों एआई से, नई कंपनीज बने और जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से यूनिकॉर्न्स निकले। हाँ इंशाल्लाह, और हमारी मईशत को जो है वो एक बूस्ट मिले इन तमाम तर चीज़ों से। हमारे साथ कमल चीमा मौजूद थी। कमल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे डीप फेक टेक्नोलॉजी और बाकी आप किस तरह अपने फ़ोन को, अपने डेटा को सिक्योर बना सकते हैं। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।